मीनाकडे मुलीचा जन्म झाला. अंगणवाडीच्या ताईंचं हसू म्हणजे एका विजयाचा संकेत आहे, कारण त्यांच्यासारख्या लक्षावधी भगिनींचे परिश्रम सफल झाले आहेत. पानिपत इथून 2015 मध्ये उमटलेला बेटी बचाओ बेटी पढाओ अर्थात मुलीला वाचवा मुलीला शिकवा हा उद्घोष इतका परिणामकारक ठरला की भ्रूणहत्येच्या कलंकाविरोधात लढण्याचा स्त्री शक्तीनंच विडा उचलला. नारी तू नारायणी या विचाराला बळ मिळालं आणि काही वर्षातच प्रत्यक्ष जमिनीवर परिवर्तन घडवून आणण्याची काही सुचिन्ह रेखली. सारच अविश्वसनीय या मंत्राने देशाच्या अर्ध्या लोकसंख्येशी संबंधित बुरसट विचारावर घणाघाती हल्ला केला. राज्यांमधलं लिंग गुणोत्तर सुधारलं आणि देशाच्या कन्यकांचा आत्मनिर्भरतेचा प्रवास पुढे सुरू झाला. मुलीबाळी म्हणजे तर आनंदाची घडी याची जाणीव झाल्यावर हा बदल घडून येऊ लागला. ज्या बदलांकडे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अनेक दशकं दुर्लक्ष झालं त्यांच्यातूनच सामाजिक परिवर्तन आणि सक्षमीकरणाची गाथा रचली जाऊ शकेल असं कुणाला वाटलं होतं? देशाच्या प्रधान सेवकानं आवाहन केल्यावर स्वच्छतेसारख्या कार्यानं जन आंदोलनाचं रूप घेतलं. घरोघरी शौचालयाच्या रूपानं प्रतिष्ठा आली. मुली शाळेत जाऊ लागल्या. शौचामुळे होणाऱ्या आजारांचं प्रमाण कमी होऊ लागलं. सॅनिटरी पॅड सारख्या स्त्रियांच्या गरजांवर पहिल्यांदाच विचार विनिमय होऊ लागला आणि लेकी बाळींच्या स्वप्नांना जणू पंखच फुटले. नव्या वाटेवर भारत पुढे पुढे जाऊ लागला. यामध्ये देशाच्या भावी कर्णधारांना बालकांना इंद्रधनुष्य अभियानाद्वारे लसीकरणाचं कवच घातलं जाऊ लागलं, तर पोषणाच्या मुद्द्याला तंत्रज्ञानाशी जोडल्यामुळे संतुलित विकासाचा मार्ग प्रशस्त झाला. अंगणवाडीच्या ताईंना आता तंत्रज्ञानाची साथ मिळाली. मोठाल्या नोंदवह्यांमध्ये लिहित बसण्याचं काम गेलं. नोंदी ठेवणं सोपं झालं आणि सर्वांचाच फायदा झाला. इसमें हमारा जो हितग्राही हमारा बच्चा हुआ वो हमें सभी जगह अलग अलग जहाँ भी हमें उसको सेवा देना होती है वो दिख जाता है. पहले क्या होता था कि हमें अलग अलग रजिस्टरों में उसका नाम दर्ज करना पड़ता था कि हमें टेक होम में अलग करना है, वृद्धि निगरानी में अलग करना है, पोषण आहार में अलग करना है. तो अब ये सारी प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो गई है. नहीं होगा ये कोई विकल्प इसमें है ही नहीं है. इतनी सुविधा मिलने के बाद इस लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहना है और कुपोषण समाप्त ही करना है. अर्ध्या लोकशाहीच्या सबलीकरणासाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतले गेले, योजना केल्या गेल्या. इतकंच नाही तर त्यासाठी मजबूत कायदेही केले गेले, जेणेकरून देशातल्या महिला आणि बालकांना मोकळा श्वास घेता येईल, सुखाचं आयुष्य जगता येईल. सरपण गोळा करण्याच्या, तासनतास चुलीत गुंतून पडण्याच्या आणि धुराने होणारा कोंडमारा सहन करण्याच्या निरुपायातून मुक्त होऊन स्त्री आता जीवनात पुढे जाण्याची स्वप्न बघू लागली आहे. गावोगावच्या वंचित घरांमधली ही भावी लक्ष्मी आता आपल्या सन्मान आणि स्वाभिमानासाठी पावलं उचलण्याची हिम्मतही दाखवू लागली आहे. पहले हम जंगल जाकर लकड़ियां तोड़कर लाना पड़ता था. यहाँ पे बारिश भी बहुत पड़ती है तो सूखी लकड़ियां रखने में भी बहुत परेशानी होती थी. फिर चूल्हा जलाकर खाना टाइम पर नहीं बनता था, तो बच्चों को भी खाना टाइम पर नहीं मिलता था. बच्चे भी बहुत परेशान होते थे. और फिर पूरा घर धुएं से भरता था तो खांसी की भी बहुत प्रॉब्लम होती थी.
जब से भारत गैस उज्ज्वला का कनेक्शन मिला है तो खाना टाइम पर बनता है। प्रीतीच्या पतीचं दीर्घ आजारानं निधन झालं तेव्हा जगण्याचा प्रश्न आवासून उभा राहिला. 2 मुलांची जबाबदारी, कर्जाचं ओझं. अशा वेळी तिचं शिक्षणच मदतीला धावून आलं. उपजीविका अभियानानं हात दिला आणि आज शिधा वाटप दुकानाच्या मदतीनं प्रीती तिच्या मुलांचं पालन पोषण करते आहे. त्यांचं वर्तमान आणि भविष्य सावरते आहे. उनका एक्सीडेंट हो गया था हस्बैंड का। उनकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर होने की वजह से वो 8 साल तक खाट पे ही थे। उनकी सेवा करी, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। हमारे ब्लॉक प्रबंधक जो है इन्होंने हमारी सहायता वगैरह करके हमारे जो है राशन की दुकान महिला समूह को दिलवा दी। ग्रामीण भागात आज स्त्रियांचे स्वयंसहायता गट किंवा बचत गट आत्मविश्वासाच्या गाथा लिहित आहेत. समूह में जब तक नहीं थे तब तक तो कोई पहचान नहीं थी, बस एक नॉर्मल लड़की थी, लेकिन समूह में आने के बाद एक अलग पहचान है। सबसे ज़रूरी है अपनी सोच को हमेशा जो है बढ़ाते रहना है, सोच को सीमित नहीं बनाना, सीमित दायरे में हमें बंद के नहीं रहना कि हाँ मेरी एज इतनी हो गई तो मुझे शादी ही करनी है। पहले की जल्दी नहीं हिचकिचाती थी, बोलने से भी डरती थी, किसी से बात भी करने से डरती थी, या कोई पास में पड़ गया तो उससे भी डर के बहुत घबरा जाती थी, लेकिन अब से हम सबसे भी बोल सकते। समूह के बाद हम सब लोग साथ साथ रहे, साथ बैठे उठे, चर्चाएं हुई, हम लोगों को पता चला कि मतलब जाति आति कुछ नहीं है, इंसान सब एक है। अपने जीवन में किसी के भरोसे के बल पे न चले, खुद के अपने बल पे हो जाए। महाराष्ट्रातल्या गंडोरा गावच्या गोदावरी डांगे यांचा 15व्या वर्षी बालविवाह झाला. पतीचं निधन झालं तेव्हा वय होतं जेमतेम 19 वर्ष. 2 मुलं पदरात घेऊन जगण्याची उमेद संपलेल्या गोदावरीताईंना स्वयंसहायता गटामुळे आत्मनिर्भरतेची वाट गवसली. त्या वाटेवर चालून आज त्या ग्लोबल गोदावरी झाल्या आहेत. त्यांनी आपलं 1 एकर शेतीचं प्रतिमान संयुक्त राष्ट्रांपर्यंत पोहोचवून तिथे सादर केलं. आज हमारी नारी शक्ति ने अपने कार्यों से आत्मबल और आत्मविश्वास का परिचय दिया है, स्वयं को आत्मनिर्भर बनाया है. उन्होंने खुद को तो आगे बढ़ाया ही है, साथ ही देश और समाज को भी आगे बढ़ाने और एक नए मुकाम पर ले जाने का काम किया है. आखिर हमारा न्यू इंडिया का सपना यही तो है. एकमेकींचा हात धरून आज भारतीय स्त्रिया प्रगती करत आहेत. गुजरातच्या बनासकांठामधल्या स्त्रिया पाण्यासाठी कित्येक किलोमीटर पायपीट करत असत. मित्तल पटेल यांनी ही व्यथा समजून घेतली आणि तयार केलं वॉटर व्हील, पाणी वाहून नेण्यासाठी चाकाची मदत घेणारं उपकरण. घुमंतु जातियाँ जो एक गांव से दूसरे गांव अपने परंपरागत व्यवसाय के कारण घुमा करती है, पीने का पानी या बर्तन वगैरह कपड़े धोने का या नहाने का पानी लाने की जिम्मेवारी जो है वो औरतों की ज़्यादातर होती है. छोटी बच्चियां भी इस काम में लगी होती है. सर पे काफ़ी सारा टाइम उनका सर पे पानी लाने के लिए सर पे वो मटका रख के पानी लाने में ही उनका काफ़ी सारा टाइम चला जाता है. ज़्यादातर महिलाओं को सर पे मटका ना उठाना पड़े, इसीलिए वाटर व्हील जो हाथ से खींच के पानी को लाने का काम करते हैं और उसकी मात्रा भी बड़ी होती है. करीब 40 से 45 लीटर पानी जो है वो वाटर व्हील में आ जाता है. प्लास्टिक का एक बड़ा सा ड्रम और वो हाथ से खींचते हैं, पर वो इतना मतलब मुश्किल नहीं होता है उसको कैरी करना, वो काफ़ी इजी रहता है. महिला सक्षमीकरणाचं अनोखं उदाहरण आहे धमतरी जिल्ह्यातल्या 104 वर्षांच्या कुंवरबाई. शौचालय बांधण्यासाठी त्यांनी आपल्या 10 बकऱ्या विकल्या आणि अवघ्या 15 दिवसात तयार केलं गावचं पहिलं शौचालय. त्यांच्या उत्साही निश्चयासमोर नतमस्तक होऊन पंतप्रधानांनी त्यांचा गौरव केला. जीवनाच्या धकाधकीशी 2 हात करत वंचित दुर्बल वर्गांसाठी जीवनाचे प्रश्न सोडवत आरोग्य भारत, आयुष्मान भारत हा मंत्र काम करत आहे. तर रेशनच्या दुकानांच्या माध्यमातून देशाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत अन्न पोहोचत आहे, जेणेकरून उपाशीपोटी झोपायची वेळ कोणाही नागरिकावर येऊ नये. जीवनाच्या मूलभूत गरजा अन्न, वस्त्र, निवारा यापासून कोणीही वंचित नसेल, तेव्हाच समाज सक्षम होऊ शकेल.
छत्तीसगडमधल्या महासमुंद इथले भोगीलाल दास कच्च्या घरात राहायचे. जीवन जगणं अवघड होतं. पानी टपक रहा है और कच्चा कच्चा हो रहा है, खाना बनाने से भी तकलीफ हो रहा है. हम लोगों को यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है. यहाँ का वातावरण भी अच्छा है. पंतप्रधान आवास योजनेतून घर मिळाल्यावर त्यांचं जगणं सुखकर झालं. स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या वेळी देशासमोर सामाजिक न्यायाच्या आघाडीवर काही कमी आव्हानं नव्हती. समाजाच्या प्रत्येक वर्गाला समान संधी देणं, गरीब शोषित वर्गाला आपल्या पायावर उभं राहता यावं यासाठी गेल्या काही वर्षात अनेक उपाययोजना केल्या गेल्या. वामशीसारखे तरुण स्टँडअप योजनेचा लाभ घेऊन नोकरी मागण्याच्या टप्प्यातून पुढे जाऊन नोकरी देण्याच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचले आहेत. अशी यशोगाथा हेच दाखवून देतात की आर्थिक सफलता जातीपातींच्या भिंतींना ढासळवून टाकते. मेरे पास फाइनेंशियल नहीं था. मैं बैंक वाले के पास गया. मेरा प्रोडक्ट के बारे में, मेरा काम के बारे में उसको पूरा बताया. ऐसा वो भी ये अच्छा काम है करके वो पूरा देखे. मेरे को वो विदाउट सिक्योरिटी में मेरे को 20 लाख रुपए लोन दिया. वो 20 लाख रुपए मेरे फैक्ट्री के इन्वेस्टमेंट डाल के पूरा 10 आदमी को काम दे रहा. मैंने काम दे करके पूरा आइटम बनाया. मेरे डीलर को जाता है मेरा आइटम अच्छा क्वालिटी का है करके उसके पास से अच्छा मेरे को सेटिस्फेक्शन बात बोलते हैं. वो भी कस्टमर फीडबैक अच्छा है. सुरजित सिंग धाकड सारखे जे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोक स्वतःच्या पायावर उभे राहू इच्छितात त्यांना मुद्रा कर्जासारख्या योजनांचा लाभ मिळत आहे. मुद्रा मिलने से तो मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा और अच्छे बदलाव आए सर. मुझे बैठ के बढ़िया घर पे दुकान चला रहा हूँ. कोई किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है. बढ़िया ग्राहकी भी होती है, सब कुछ होता है. बाकी लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप भी बस मेरी तरह बढ़िया जो बेरोजगार हैं, जिसके पास मदद के लिए कुछ भी नहीं है, सरकार से मदद लीजिए बढ़िया और बनाइए दुकान, चलाइए अपना रोजगार चलाइए. आता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणात शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून तसंच रोजगारातही समानतेच्या संधी मिळत आहेत. वैद्यकीय प्रवेशाच्या नीट परीक्षेच्या अखिल भारतीय कोट्यात ओबीसी समुदायाला 27% आणि आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांना 10% आरक्षण मिळालं आहे. केंद्र सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया. ये हमारे जैसे स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात है. जिसके माँ बाप है जो पैसे नहीं भर सकते और बच्चा इंटेलिजेंट हो और वो मेडिकल में जाना चाहता है तो उसके लिए सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय किया है. ये बहुत ही सराहनीय उनका एक डिसीजन हम कह सकते हैं कि हमारे जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को मेडिकल क्षेत्र में जाना होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है. आप देखें तो पैसे के लिए तो एक बहुत अच्छा डिसीजन है सरकार का, जो हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं वो लोग मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं. नवभारताच्या निर्मितीत सामाजिक न्यायाला वेग देण्याच्या उद्देशानं आज केंद्र सरकारमधले 47 मंत्री अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अन्य मागासवर्गीयांमधून आले आहेत. भरारीची इच्छा आमच्यातही कमी नाही. बस फक्त हात पुढे तर करून पहा. वाटा शोधून बघण्याची हुशारी आमच्यातही आहे. तुम्ही जरा एकदा हाक मारून तर पहा. अडचणी ओलांडून कसं जायचं आम्हाला ठाऊक आहे. तुम्ही जरा उमेद तर वाढवून पहा. देशातल्या विशेष प्रकारे सक्षम असणाऱ्या व्यक्तींकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी पंतप्रधानांनी त्यांना नाव दिलं दिव्यांग. जब मैं विकलांग से दिव्यांग की बात करता हूं तब जब हम ऐसे अपने जनों से मिलेंगे, अपनों से मिलेंगे, तब हमें अब उसमें क्या कमी है उस तरफ हमारा नजरिया नहीं जाएगा, उस तरफ हमारी सोच नहीं जाएगी. कौन सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी उसमें है उस तरफ हमारी नजर जाएगी. पटनाच्या शहाजहारपूरचे संतोष कुमार चालू शकत नाही. असहाय्यता आणि शारीरिक अक्षमतेमुळे जीवन जगणं अतिशय कठीण झालं होतं. पण त्यांना मोटराइज चाकी दिली गेली तेव्हा त्यांना जणू काही जगण्याचं साधनच मिळालं.
बचपन से आज तक मैंने जितनी अपने आप में कष्ट झेला है कि मेरे संग मेरे परिवार एवं मेरे समस्त परिवार मेरे संग कष्ट झेला, पढ़ने लिखने से लेकर के अब घर का गृहस्थी से लेकर के, क्योंकि पहला रोल था कि गरीबताई, दूसरा हैंडीकैप्ड। अगर जिस घर में गरीब रूप में अगर विकलांग पैदा हो जाता है तो समझ लीजिए कि एक मरण के समान हो जाता है। साधन हमारे लिए अति उपयोगी था क्योंकि हम कभी ज़्यादा देर तक चल नहीं सकते। जब मुझे हैंड वाला रिक्शा मिला, मैंने उसे मात्र 1-2 महीना ही चलाया। उसे बहुत कष्ट होता था चलाने में। जनवरी लास्ट में हमें ये सुविधा मिली, बैटरी रिक्शा जिस पे हम अभी चल रहे हैं, और इसके सुविधा के कारण हम ये सारा काम आसानी से अब देख रहे हैं। चलने के लिए जो साधन हमारा सरकार सबसे पहले दिया है कि एक दूसरे जगह हम अगर चाह करके भी जा रहे हैं तो हमारा सबसे बड़ा उनकी आभारी है। देशातल्या दिव्यांग व्यक्तींना आत्मनिर्भर होऊन नवभारताच्या निर्मितीत आपलं रचनात्मक योगदान देता यावं हा विचार प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मोदीजी गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासून संवेदनशील होते आणि आहेत। नरेंद्र मोदी सालों से दिव्यांगता क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं। जब भूकंप आया तो हमारी संस्था ने एक कच्छ कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन सेंटर नाम की संस्था की शुरुआत की। 26 जनवरी 2002 जो अर्थक्वेक की जो पहला तिथि थी, पहला साल पूरा हुआ था, तो हम लोग एक नए केंद्र का उद्घाटन करने जा रहे थे। जो मोदी साहब को रिक्वेस्ट किया, विनंती की, बहुत बिजी थे, बहुत ही टाइट शेड्यूल था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं तो लंच नहीं लेता हूँ, जब सभी लोग लंच ले रहे होंगे, दोपहर का खाना खा रहे होंगे, मैं जाकर इस केंद्र का भूमि पूजन करूँगा। शायद पहली बार है कि कोई मुख्यमंत्री अपना लंच का समय भी ऐसे कार्य में देते हैं। उन्होंने आकर उस केंद्र का भूमि पूजन किया। लगभग 1 साल में वो केंद्र तैयार हो गया। तो उनकी प्रेरणा से पहली बार यूरोपियन यूनियन से इस संस्था के लिए अनुदान मिला और आज कच्छ कॉम्प्रिहेंसिव रिहैब सेंटर, जिसकी नींव में माननीय श्री नरेंद्र मोदी है, उनका उत्साह है, आज एक बहुत ही विशाल केंद्र है जो काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है। सेवन मंथ तक मुझे कुछ नहीं पता कि बच्ची नॉर्मल नहीं है। उन्होंने कहा आपका बच्चा स्पेशल चाइल्ड है। चलिए डॉक्टर से बताए थे कि इनको आंखें भी नहीं है बोल के बोले थे। अगर आंखें आए तो आप लोगों का लकी बोल के बोले थे। हमसे सब लोग कहते हैं घर में कि इसको किसी पॉलीथीन में डाल के फूल माला डाल के इसको फेंक दो, ये सही नहीं है। जेव्हा सरकार सक्रिय होतं तेव्हा धोरणं सफल होतात आणि घडून येतं परिवर्तन। एजुकेबल हैं, ये पढ़ने लिखने योग्य हैं, शिक्षा प्रशिक्षण योग्य हैं, आगे भी कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग लेके अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं। सोसाइटी में ये एडजस्टेबल है। जैसे ही हमें फंडिंग मिला सरकार से तो एक किस्म की हिम्मत आई। जो अनुदान राशि आई उसमें इन बच्चों के लिए कॉपी, किताब, कलर पेंसिल्स, क्रेयॉन्स, क्ले जो इन बच्चों ने कभी देखे नहीं थे। जब हमने इन बच्चों को कराना था तो गेहूं में डालकर कंसेप्ट कराते थे और उन बच्चों के लिए आज इतने अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे रखे। समस्तीपूरमधल्या रजोर गावच्या हरेंद्र महतो यांचं आयुष्य पोलिओने खडतर करून ठेवलं होतं, पण त्यांच्या कुटुंबानं त्यांचं शिक्षण चालू ठेवलं। सरकारच्या शिष्यवृत्तीच्या मदतीनं आज ते जर्मनीमध्ये बर्लिन विद्यापीठात नॅनो तंत्रज्ञानात डॉक्टरेट फेलोशिप करत आहेत। लगनशील है, पढ़ने में पूरा जोर देता है,
12 देर तक बैठ के पढ़ती रहता है। त्यांच्या चेहऱ्यावर उमललेलं हसू हेच सांगतं की आता सरकारी मदत येतही आहे आणि यांचं भविष्य उजळूनही टाकत आहे. आजचा भारत परंपरांच्या भूमीवर उभा आहे. आधुनिकता आणि विकासाच्या भव्यतेला स्पर्श करण्यासाठी उत्सुक असणारा हा भारत आहे. या भारतातल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या, प्रत्येक समूहाच्या आकांक्षा आणि संकल्प एकत्रित येऊन प्रगतीचा मार्ग प्रशस्त करत आहेत. सामाजिक न्यायासह सर्व वर्गांची साथ, सर्वांचा विकास याच मंत्राच्या मदतीनं घडतो आहे एक सशक्त समाज आणि संपन्न भारताचं स्वप्न होत आहे साकार.